नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैंने बहुत पहले एक पिक्चर देखी थी, वक्त। उसमें बल्लाश साहनी थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो हाथ में वो चाय का कप उनके हाथ में था। तो ये हुआ कि डायलॉग उनके जो दोस्त थे, उसने किसी ने कहा कि समय बहुत बलवान होता है। वक्त ही नाम था शायद पिक्चर का। वक्त बड़ा बलवान होता है, वो राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। तो बल्लाश साहनी ने कहा कि मैं वक्त को नहीं मानता, मैं अपनी तकदीर खुद लिखता हूं। मैं ये सब बातें नहीं मानता कि वक्त होता है, ये होता है। उस जिस समय ये कहा, उसी मिनट में तूफान आ गया और बल्ला सानी वो अपने हाथ के कप की चाय नहीं पी पाए। और महाभारत काल का जिक्र भी आता है कि किस तरह वध हुआ अर्जुन का। वही तीर थे, वही गांडीव थे, लेकिन बहेलियों ने मार दिया। और कहावत भी है, जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब से कुछ दिन पहले एक शख्स को, देश के एक शख्स को, ये गुमान था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, मतलब उसको सामान्य इंसान नहीं है, उसको भगवान ने इस धरती पे भेजा है, मतलब वो अवतार है। खुद को भगवान बनाने की चाहती मेरे एक मित्र हैं, सांसद हैं। उन्होंने नाम तो नहीं बताऊंगा मैं उनका, मतलब उन्होंने बड़े विश्वास से कहा कि एक दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, उनसे पूछा, बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैंने पहले भी किस्सा एक बार सुनाया था। मेरे मित्र ने कहा कि लोग कहते हैं कि आपने बड़ी मदद करी है, गरीबों की नई जिंदगी दे दी है उनको। बोले और? वो लोग कहते हैं कि देश में इतना अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं बना जितने आप हैं। आपने हमेशा गरीबों की सोची, अपनी सोची नहीं। आपने अपना परिवार पर नहीं छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया देश के लिए। बोले और? बोले और लोग कहते हैं कि इतना महान आदमी को हमेशा प्रधानमंत्री रहना चाहिए। बोले और? ये और जब 7-8 बार हो गया, बेचारे को समझ में नहीं आया कि और क्या बोले। बोले जी बस यही कहते हैं कि आप हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें। बोले तो मूर्ख हो, लोग मुझे भगवान समझते हैं और तुम लोग पागल हो, तुम लोग सोच नहीं पा रहे। तुम इस बात का प्रचार करो कि मोदी जी भगवान भगवान है, भगवान का रूप है। बाद में उन्होंने अपने मुंह से कहना शुरू कर दिया, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। अब से 1 महीने पहले जिस व्यक्ति को अपने भगवान होने का एहसास था, 1 महीने के अंदर उस वक्त की पिक्चर की तरह वो आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने झुका हुआ है। और ये दोनों नाम ऐसे हैं जो सहज नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्ट नहीं है। चंद्रबाबू नायडू वो थे जिन्होंने मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, गुजरात दंगों के समय उनसे रिजाइन मांगा था। और नीतीश को तो आप जानते हैं कि 2009-10 की बात है, गुजरात दंगों के बाद मोदी को आना था पटना में, एनडीए की बैठक होनी थी। अखबारों में विज्ञापन छपा था जिसमें मोदी का और नीतीश का साथ साथ फोटो था। इस बात पे वो इतने गुस्से हो गए नीतीश बाबू की वो डिनर ही कैंसिल कर दिया और 5 करोड़ का बाढ़ सहायता का जो चेक था वो चेक गुजरात वापस कर दिया। फिर नीतीश जी मोदी से दोस्ती हुई, अलग हुए, फिर दोस्ती हुई, लेकिन संबंधों में कहीं ना कहीं कटुता बनी रही। एनडीए की बैठक हो रही है आज। उस बैठक में बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि अगर सपोर्ट करो तो एक बड़ी कीमत वसूलना चाहते हैं। और यही हाल नीतीश कुमार का है। तो जो शख्स अपने आप को भगवान कहता था, वो शख्स आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सामने बेबस है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो इन दोनों की चरण वंदना करनी है। यही नहीं, जिन मोहन भागवत को नरेंद्र मोदी फूटी आंख नहीं देखना पसंद करते थे, उनको फूटी आंख नहीं सोआते थे, अब उस संघ के लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। मेरे सूत्र बता रहे हैं नागपुर से कि आज एक मीटिंग हुई है संघ मुख्यालय पे, जिस मीटिंग में ये बात की गई कि भाई एनडीए की बैठक इतनी जल्दी क्या है, पहले संघ और भाजपा तय करे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। क्या नरेंद्र मोदी होंगे? क्या सहयोगी दल नरेंद्र मोदी के नाम पर राजी हो जाएंगे? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आराम से राजी हो जाएंगे? या फिर गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम आगे चलेगा? जैसी ही खबर गडकरी के नाम की सामने आई कि गडकरी का नाम आगे चलेगा, देवेंद्र फडणवीस आग बबूला हो गए। दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है, गडकरी का, फडणवीस का। और फडणवीस ने आरन फारन में कह दिया दिल्ली को कि मैं इस्तीफा ले लीजिए, मैं यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं रहना चाहता, मैं पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव में जुटूंगा, लेकिन मेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुक्त करिए। मैं महाराष्ट्र में जो मेरी फजीयत हुई है
मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। और साथियों, मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे टेक पिछले वीडियो देखिए आज से 2.5-3 महीने पहले, जब एबीपी चैनल ने इंडिया गठबंधन को 2 सीटें दी थी। वो तारीख देख लीजिएगा, वीडियो सुन लीजिएगा। मैंने उस दिन शो किया था, मैंने कहा मैं लगातार गांव में गया हूँ, उत्तर प्रदेश के गांव में घूमा हूँ। हालात इतने बेकाबू हैं, दलित समुदाय इतना नाराज है कि हो सकता है कि 7वां चरण आते आते हमें ये तय करना पड़े कि सीटें इंडिया गठबंधन की ज़्यादा आएंगी या इंडिया की। जब मैंने ये बात कही तो बहुत लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई, कहा कि तुम अखिलेश के दोस्त हो इसलिए ऐसी बातें कह रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मैं अखिलेश यादव जी का मित्र, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे सबसे ज़्यादा खबर मैं उनके खिलाफ लिखता था। और मेरे दोस्त भी भारतीय जनता पार्टी में भी कई सेंट्रल मिनिस्टर मेरे दोस्त थे। तो दोस्ती अलग विषय, मेरा पेशा अलग है। मैंने कहा मैंने जो हालात देखे तो उस पर लिखा और मेरी बात शब्दशः सही हुई। आज अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बन के उभरे हैं, देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। तो फिलहाल हम उस मुद्दे पे आज के बात करते हैं। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की बात से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी दो हिस्सों में साफ साफ दिखाई दे रही है। संघ ने तो ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं आई है। इसका मतलब मध्य प्रदेश में जो जमीन तैयार थी पहले, जो शिवराज सिंह चौहान ने तैयार की थी, वो ऐतिहासिक थी, तो क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगा इन सब बातों का जवाब एक शख्स दे सकते हैं। नागपुर में रहते हैं, बहुत बड़ी मैगजीन, बिजनेस मैगजीन में काम करते हैं, राजनीति पे और बिजनेस पे दोनों पे बहुत अच्छी पकड़ है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते बुध बृहस्पति को उन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट बहुत बढ़ेगा और फिर धड़ाम से गिरेगा, और मैंने उनकी बात मान के अपने सब शेयर बेच दिए। तो वाकई ये हुआ, सोमवार को मार्केट बहुत बढ़ा और फिर मंगलवार को गिर गया। उनको पता था ये होने वाला है। तो ऐसे जानकार राजीव रंजन सिंह के पास चलते हैं। नागपुर की कहानियां क्या चल रही हैं, नागपुर की खबरें क्या है, इस विषय पर उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजीव रंजन जी आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में। संघ की जो बैठक चली आज, संघ के अंदर जो मीटिंग हुई आज, संघ के प्रचारकों ने जो अपना हिसाब किताब बराबर करने को कहा, क्या लग रहा है कि अब आनन फानन में एनडीए की बैठक चल रही है, आसानी से शपथ हो जाएगी प्रधानमंत्री को कि ये रास्ता बड़ा पथरीला है, बड़ा कांटो भरा है, कहीं ना कहीं मुसीबत होगी? देखिए, रास्ता ऐसा है जिसे गुजरात लॉबी खुद ही तय करना चाह रही है बिना कंसेंसस बिल्ड किए हुए। कल जिस तरीके की मीटिंग इन्होंने शाम में कर ली, जिसमें नड्डा साहब ने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया और नेहरू जी के साथ में जो है मोदी जी को मतलब वैसा समर्थन मिला है, ऐसा जनसैलाब बता दिया है, मोदी जी के पीछे खड़ा है कि हमको लगने लगा कि भाई सही में 400 पार हो गया है। ये मीटिंग करने के पहले और उसमें घोषणा कर दी गई कि मोदी जी इस दिन जो है प्रधानमंत्री पद का जो है वो ये लेंगे, और टिकर चलने लग गए सारे गोदी मीडिया के चैनल्स पे, लाइव टेलीकास्ट कई गोदी मीडिया के चैनल्स ने उस प्रोग्राम को किया। तो देखिए, संघ हो या एनडीए के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि भाई इलेक्शन जो है ये सबने मिल के लड़ा है। तो ये जो नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह, ये पूरा जो गुजरात लॉबी का एक तरीका है कि किसी को कंसेंसस बिल्डअप नहीं करना, किसी को विश्वास पे नहीं लेना, कॉन्फिडेंस पे नहीं लेना, और सारी चीजें जो हैं एक मुश्त अपने ऊपर ही ये करके कि भाई हम जो चाहेंगे वही होगा, वैसा कर देना, ये काफी लोगों को कल पसंद नहीं आया है। और उसी कारण से सारी मीटिंग्स हो रही हैं। आपकी एकदम सही जानकारी है कि संघ से लेके तो भाजपा के अंदर में भी काफी सारे लीडर्स के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। और संजय जी, आप यदि याद रखेंगे, पुराने वीडियोस देखेंगे तो आप याद करेंगे कि मैंने 3-4 वीडियोस में ये कहा है कि महाराष्ट्र के हर डिस्ट्रिक्ट में देवेंद्र फडणवीस के बारे में बहुत बुरा बुरा बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सत्ता के लोभी हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी के डाउनफॉल का जो कारण होगा वो देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। उस टाइम में मेरे से बहुत सारे मेरे नागपुर के मित्रों ने बड़ा जिरह किया, झगड़ा किया कि आप ऐसे कैसे देवेंद्र के ऊपर में पूरा का पूरा जो है ये ठीकरा फोड़ने की अभी से बात कर रहे हैं जबकि रिजल्ट नहीं आया। देखिए, सत्ता के लालच में जाके जिस तरीके से गुजराती लॉबी काम कर रही है, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस भी वही काम कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र के एक एक करके प्रोजेक्ट गुजरात लेके जाया जा रहा था, तब देवेंद्र फडणवीस ने एक बार भी जो है इस चीज का विरोध नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, ना चंद्रबाबू नायडू,
ना ही नीतीश कुमार, ये दोनों के दोनों अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चंद्रबाबू नायडू को तो गिरफ्तार करवा दिया था इन लोगों ने, ठीक है, तो वो इस चीज को कैसे भूलेंगे। तो ये जोर जबरदस्ती करके जो है अपने साथ मिलाने की जो कोशिश की गई है, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया है। और मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है, मैंने आज कई लोगों से बात किया दिल्ली में, मेरा ऐसा मानना है संजय जी कि अभी भी मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और यदि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनी और ये मोदी जी जबरदस्ती जो है पीएम बने, क्योंकि देखिए अभी तक ना इनके ऊपर में संघ ने मुहर लगाई है, ना इन्होंने बाकी दूसरे लीडर्स को कॉन्फिडेंस में लिया है। उसके पहली सारी मीटिंग करके मीडिया में सिलेक्टिव लीक्स कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू एक प्रेशर बना रहे हैं। अभी भी गोदी मीडिया जो है वही नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा प्रचारक बना हुआ है। नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से सत्ता में लाने का बीड़ा जो है वो गोदी मीडिया ने उठा लिया। इन्होंने भाजपा के अंदर में अभी तक कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं किया है। और आपकी जानकारी एकदम सही है कि संघ ने अभी तक नरेंद्र मोदी के उम्मीदवारी पे ठप्पा नहीं लगाया। जी संजय जी। राजीव जी, कुछ दिनों पहले बात चल रही थी कि 300 पार होगा, 350 सीटें आएंगी, 400 पार होगा तो गडकरी को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये बीजेपी के किसी भी नेता से बात करो तो ये था कि इस बार की मंत्रिमंडल जो होगा मोदी का, उसमें गडकरी और राजनाथ नहीं होंगे। क्या विडंबना हो आ गई, क्या परिस्थितियां आ गई कि अब गडकरी और राजनाथ के नाम पर चर्चा चलने लगी है कि भाई सहयोगी दलों को बेहतर तरीके से बांध के रखने में गडकरी और राजनाथ आगे हो सकते हैं। संघ क्या चाहता है, संघ के लोग क्या चाहते हैं? देखिए गडकरी जी तो सुबह ही निकल गए फ्लाइट से दिल्ली, जो मेरी जानकारी है, ठीक है, तो वो अभी दिल्ली में ही है और उनको मनाने की, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर में बड़ा प्रेशर भी है कि वो कैसे भी ये मोदी जी के नाम पे जो है मुहर लगा दें। और वो उनसे मुझे लगता है कि सार्वजनिक एक वक्तव्य जरूर ये लोग दिलवाने की कोशिश करेंगे कोई गोदी मीडिया के चैनल पे कि हम नरेंद्र मोदी के को समर्थन, मतलब हम चाहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या उनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट जो है ये जरूर दिलाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रेशर द्वारा ही होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि कल शाम में जब ये नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह जब ये कर रहे थे अपना प्रोग्राम कर रहे थे, और जो इन्होंने मतलब आयोजित प्री प्लान्ड वो प्रोग्राम किया गया, उसमें किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। एनडीए के कई लीडर्स बोल रहे हैं कि भाई ये बहुमत तो एनडीए को मिला है ना, ये बहुमत कोई भाजपा को थोड़ा ना मिला है। तो आपने हमसे पूछा क्या, आपने हमसे सलाह किया क्या कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने खुद ही जो है बोल दिया कि हाँ भैया इस तारीख को जो है नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, हमारे से तो कोई बात नहीं की गई। तो देखिए कैसा है, ये जो रुख अपना रहे हैं, यदि जोर जबरदस्ती करके ये पीएम बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी ये सरकार गिरेगी, मैं आपको ये बता रहा हूं। मेरा ये मानना है कि संघ जो है वो अभी भी गडकरी साहब को ही बनाना चाहता है और गडकरी साहब के पीछे ही है। कल के जैसे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ जेपी नड्डा सरीखे जो लीडर हैं, जो भाजपा के प्रेसिडेंट रहे, उनको तक उनका करियर, उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने वाले गडकरी साहब हैं। ये तो हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से एरिया में 4-5 बार एमएलए बने थे, उनको नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया। और आपके दर्शकों के लिए बता दूं, जेपी नड्डा जी जो है, जो पहले मध्य प्रदेश की गृह मंत्री हुआ करती थी जयश्री बैनर्जी, उनके दामाद हैं। जो जयश्री बैनर्जी जो जबलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुई हैं और सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट में वो गृह मंत्री भी थी, उनकी बेटी से जेपी नड्डा की शादी हुई है। जयश्री बैनर्जी का रेस्पेक्ट करते हुए गडकरी साहब ने जेपी नड्डा को नेशनल पॉलिटिक्स में लेके आया, ठीक है। और ये अब छोड़ के जाके बैठ गए हैं उधर मोदी जी के साथ में। यहां तक कि निर्मला सीतारमन को पहला मौका गडकरी साहब ने दिया। संघ को ये सारी चीजें मालूम है, इनफैक्ट नागपुर का बच्चा बच्चा ये इन बातों को जानता है कि जिन जिन लोगों का करियर गडकरी साहब ने बनाया है, उन वो लोग धीरे 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 जो है अपना पाला बदल के चुपचाप जाके जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बैठ गए। देखिए पूर्ति का जो घोटाला हुआ था, ऐसा तथाकथित घोटाला, वो घोटाले में तो कुछ निकला ही नहीं। और वो जो घोटाले को जो बढ़ चढ़ के नेशनल मीडिया में प्रेजेंट किया गया, उसके पीछे भी इनके ही खुद के लोग थे।
ये खुद गडकरी साहब जो है, ये दबी जवान जो है मानते, एक तो स्वर्गवासी हो गए कौन जिन्होंने। था पूर्ति घोटाले के पीछे? कौन था? बड़ा चर्चा हुआ कि गडकरी को निपटाने के लिए पूर्ति घोटाले को लीक कराया गया। अरुण जेटली का नाम याद आया, मुझे याद है कि उस समय अरुण जेटली उसके पीछे थे। अरुण जेटली ने मीडिया को लीक किया और गडकरी की एक बार फिर ताजपोशी रुक गई। गडकरी भी भूले नहीं होंगे ना ये सारी कहानियां। देखिए, जेटली साहब अच्छे मित्र थे, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, और अब देहांत भी हो गया, नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। बट आपको ये बताता हूं कि गडकरी साहब जब प्रेसिडेंट बन के, बीजेपी के प्रेसिडेंट बन के 2008 में दिल्ली जा रहे थे, तब उन्होंने अपनी टीम में कई लोगों को नागपुर से शामिल करना चाहा, जिसमें मीडिया प्रभारी का भी काम था कि भाई ये भाजपा का मीडिया प्रभारी जो है, नागपुर से उन्होंने किसी को पसंद किया था। अरुण जेटली साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़े और बोला कि नहीं, ये काम मेरे पास रहने दीजिए, ठीक है। और उसके बाद से ही जो है मीडिया को पूरा मैनेज करना, उनको जो बोलना था। आप देखिए, अब पुरानी फाइल्स उठा के देख लीजिए, 2009 से 2014 के बीच में जितनी भी मीडिया लीक होती थी या मीडिया के लिए जितनी भी डिनर्स आयोजित किए जाते थे, सब जेटली साहब के घर में किए जाते थे। सब जेटली साहब के ही मार्गदर्शन में सारी चीजें हो, चाहे वो क्रिकेट क्लब में हो, चाहे उनके घर पे हो, जहां कहीं पे भी हो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बड़े ही नियोजित तरीके से इनके नाम को जो है, गडकरी जी के नाम पे भट्टा लगाया गया और जबरदस्ती उनको उस पोस्ट से निकाला गया, जबकि साउथ की पूरी लॉबी, सुब्रमण्यम स्वामी तक, उस टाइम में इन लोगों ने कहा था कि आप, हालांकि उस टाइम में भाजपा में शामिल नहीं हुए थे, बट उनका कहना यह था कि आप गडकरी को मत हटाइए। वो एक गुरुमूर्ति ने संघ को प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे गडकरी जो है वो उनके ऊपर जो ये दोष लगाया जा रहा है वो गलत है, ठीक है। एस गुरुमूर्ति जो है, गुरुमूर्ति जी जो है, और जो विश्वास पाठक जो अभी ये हैं भाजपा के प्रवक्ता है महाराष्ट्र के, ये दो लोगों ने गडकरी साहब को हर जगह से बचा के निकाल के लेके आए, सब कुछ हो गया था। पर ये पूरी का पूरा जो स्कीम, गुजरात लॉबी और जो भी दिल्ली के 2-4 लीडर्स थे, नाम लेना भी ठीक नहीं है, तो ये लोग जो है, इन लोग की मेहरबानी के कारण, कांग्रेस के कारण गडकरी जी का पतन नहीं हुआ था उस टाइम में, तो इसमें खुद उनके कुछ लोगों ने उनको निपटा दिया था। तो लग रहा है समय का चक्र जो है वापस घूम रहा है, और यदि एनडीए का गठबंधन, एनडीए की सरकार बनती है, तो पहली दावेदारी इसमें नितिन गडकरी की रहेगी, क्योंकि संघ को मालूम है कि उनके साथ में पहले बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। जी संजय जी, ये फडणवीस ने एंड टाइम पे इस्तीफे की पेशकश कर दी है, गडकरी का नाम आगे ना बढ़े, इसका दबाव है कि गडकरी पीएम बनेंगे तो महाराष्ट्र में विरोध होगा। क्या अचानक फडणवीस का दिल इतना कैसा प्रसीज गया कि भाई महाराष्ट्र में हम हारे हैं तो हम नैतिक जिम्मेदारी ले लें? अब इतना नैतिक काम करने लगे हैं फडणवीस। देखिए ऐसा है, मैं तो पहली 1 महीने पहले से मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, मैं बहुत डिस्ट्रिक्ट में घूमा, बहुत लोगों से बात किया, बहुत पत्रकारों से बात किया, जनता से भी बात किया मैंने महाराष्ट्र में। एक भी आदमी मुझे देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करता हुआ नहीं मिला है। आपको सरप्राइज होगा, एक भी पत्रकार, एक भी जनता, आम जनता जो वोट डालती है, वो देवेंद्र फडणवीस को अच्छा नहीं मान रही, बहुत बुरा बहुत ही बेकार बोल रहे हैं। आप देखिए, विदर्भा जो है, यहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं नागपुर से, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहीं से आते हैं, विदर्भा से, चंद्रशेखर बावनकुले। ये दोनों के यहां से आने के बावजूद भी आप देखिए, क्लीन स्वीप कांग्रेस का है, यार मतलब महागठबंधन का है विदर्भा के अंदर में। तो इससे बड़ा मुंह पे और क्या तमाचा पड़ेगा, आप बताइए। जबकि इनको प्रकाश अंबेडकर ने 2 जगह जो है माहौल खराब कर दिया, नहीं तो 10 में से 9 सीट जो है कंफर्टेबली कांग्रेस जीत रही थी, 10 में से 9 सीट। अकोला भी जीतती थी, अकोला 25-30 हजार के मार्जिन से सिर्फ आ रहे हैं, जिसमें प्रकाश अंबेडकर ने 2 लाख के कांग्रेस के वोट खा लिए इस कारण से। तो ये जो है, आप बुल्ढाना में एक जो सीट है वो हार गए, तुपकर करके वहां पे एक इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया था, तो वो भी ये गठबंधन जीत रहा था। तो आप ये समझिए, देवेंद्र फडणवीस को ये समझ में आ गया कि जो उनका गढ़ है विदर्भा, वहीं पे यदि वो लोग क्लीन बोल्ड हो रहे हैं, तो बाकी जगहों पे तो बॉम्बे में कौन उनको पूछने वाला है। वहां तो उद्धव, जिनके घर में आपने फूट डाल दी है, उद्धव जिनकी पार्टी में फूट डाल दी है, वो तो खा जाएंगे आपको जैसे उनको मौका मिलेगा। और दूसरा, आप शरद पवार जी, ग्रैंड ओल्ड
मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, शरद पवार जी के साथ में जो व्यवहार किया इन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को लेके, ये क्या महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के वोटर्स भूलेंगे? अभी आने दीजिए, सितंबर अक्टूबर में महाराष्ट्र के इलेक्शन है, इनको अभी से समझ में आ रहा है कि बहुत बुरी हार होने वाली है। ये अगर कोर्स करेक्शन नहीं करते हैं तो जो 2 साल में इन लोगों ने पाप किए हैं, जो घर घर में फूट डाली है, जो पार्टी पार्टी में तोड़फोड़ की है, जो एमएलए की बंडखोरी की है, ये सारी चीजों का जो है हिसाब किताब ये महाराष्ट्र की जनता लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। जी अच्छा राजेश जी, आपके हिसाब से क्या बात रही होगी कि ये देवेंद्र फडणवीस ने अचानक ये इस्तीफे की पेशकश की क्यों होगी? क्या क्या दबाव था? क्या गडकरी का नाम पीछे हट जाए? क्या इनको बहुत कोई डांट पड़ी है, इनको बहुत डांट पड़ी है, देवेंद्र फडणवीस को बहुत डांट पड़ी है। अमित शाह ने तो 2 ही लोग हैं जो डांटते सबको, 2 ही लोग हैं भाजपा में, बस, उसके अलावा और कौन डांटेगा? मुझे लगा संघ ने कुछ कह दिया। संघ क्या बोलेगा? संघ तो देख रहा है ना, संघ तो खुद ही बहुत ही ज्यादा हताश है। गडकरी साहब के नागपुर के इलेक्शन में आप पता कीजिए देवेंद्र फडणवीस ने कितने दिन काम किया, कितने दिन यहाँ पे रैली में आके उन्होंने काम किया और कंस्ट्रक्टिव वे में जो है गडकरी साहब को हेल्प किया है। मेरी जानकारी में सिर्फ 1 दिन घूमे उनके साथ में हूँ, जिस दिन दक्षिण पश्चिम नागपुर जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वहां से जब रैली निकली थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब को लेके गडकरी साहब को घूमना पड़ा, इनको मनोज तिवारी को बुलाना पड़ा, इनको उसको बुलाना पड़ा, क्या बोलते हैं अपना, योगी आदित्यनाथ को बुलाना पड़ा। तो आप ये इस बात को समझिए कि इसके पहले कि इनकी खुद की हकाल पट्टी हो, ये खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई मैं जो है इस्तीफा दे। देखिए हम विदर्भा के लोग, हम महाराष्ट्र के लोग कभी भी जो है गद्दारी जो करता है उसको भूलते नहीं है, और जो घर घर में फूट डालता है उसको भूलते नहीं है। तो जिन लोगों ने गद्दारी करके अपनी पार्टी छोड़ी है उनको भी सबक सिखाएगी जनता सितंबर अक्टूबर में, और जिन्होंने दूसरों के घरों में फूट डाली है, जिन्होंने दूसरों की पार्टियों को फोड़ा है, इनको क्या लग रहा है, इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस को क्या लग रहा था कि जैसे इनके बॉस, इनके मास्टर है ना, ये अपना मोदी जी सोफिस्टिकेटेड वे में बहुत हंसते हंसते जो है स्क्रिप्टेड वे में जो है इंटरव्यू देंगे तो जनता बड़ी खुश हो जाएगी। ऐसे इन्होंने भी बहुत इंटरव्यू दिए लल्लन टॉप और इस टाइप के जो है प्लेटफॉर्म कि जी ऐसा है, मैं तो एक वेब सीरीज बनाऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे सरकार बनी थी, और वन साइडेड अपनी स्टोरी जो है बोले जा रहे हैं। मतलब वो कितनी मैन्युफैक्चर्ड और कितनी करेक्ट है इसका जब तक आप उद्धव ठाकरे या राउत साहब से बात नहीं करोगे। देखो संजय राउत जो है वो इतना बढ़िया आदमी है, पत्रकार ही है और स्पष्टवादी। हाँ, मैंने इंटरव्यू किया था, एक बात खुल के बोलते हैं, वो एक बात क्लियर बोलते हैं, मतलब वो वंडरफुल आदमी है संजय राउत जो है, बहुत ही बेहतरीन आदमी है, माय डियर आदमी है वो। तो संजय राउत और उद्धव ठाकरे को मतलब संजय राउत को जैसे इन्होंने विलन बनाया है, और उद्धव ठाकरे से हर बार जा जाके कंप्लेन की है संजय राउत की, और संजय राउत को ऐसा इन लोगों ने कर दिया था कि यही शकुनी है, इसी के कारण पार्टी टूट रही है। आप सोचो, जबकि वो इतना वफादार आदमी है, उसको जेल में डाला, सब डाला, वो आदमी वहीं का वहीं खड़ा रहा। उस आदमी को लेके मतलब इन्होंने क्या किया है, देखिए भाजपा जो महाराष्ट्र की है, इन्होंने कुछ चीजें बड़ी गलत की हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। जब आप उद्धव ठाकरे के साथ इलेक्शन लड़े हो तो आपको मिल बैठ के एक मेज पे डिसाइड करना था कि चीफ मिनिस्टर कौन कितने कितने टाइम के लिए रहेगा। आप चाहोगे कि राम राम जपना और सबका माल अपना, सारा समय जो है हम रहेंगे, तो हम रहेंगे में हालत होती है। आपने पार्टी तो तोड़ दी, पर अब ये लोग भविष्य के लिए डरे हुए। 4 साल 4.5 साल सत्ता का सुख तो भोग लिया है, अब इनको नजर आ रहा है कि आगे आने वाले 5 साल में हमारे साथ में क्या होगा। इन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन सेटअप करके अलग अलग कमीशंस के द्वारा जो शिवसेना के नेता और जो शरद पवार जी और जो कांग्रेस के लीडर्स को इतना परेशान किया है, आज हमारा भाऊ जो है विकास ठाकरे, इसको भी बहुत नोटिस दिए गए, बहुत नोटिस, इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहा है कि आप भाजपा में शामिल हो जाओ, ये हो जाओ, हो जाओ। ये बोलते नहीं है कहीं पे बाहर जाके, पर हमको मालूम है अंदर की बातें। तो ये जिस तरीके से प्रेशर डाला गया है महाराष्ट्र के लीडर्स के ऊपर में, अशोक चौहान का तो एग्जाम्पल आपके सामने है। तो आप ऐसे करके पार्टी तोड़ोगे, सबको अपनी पार्टी में लेके आओगे, ये नैतिक तरीका नहीं है राजनीतिक करने का। नैतिकता राजनीति में होनी बहुत जरूरी है।
नितिन गडकरी नैतिकता को मानते हैं, गुजरात लॉबी नैतिकता को नहीं मानती है। जी संजय जी। एक आखिरी सवाल, जेपी नड्डा ने कहा कि अब संघ की जरूरत ही क्या है, हम तो समर्थ हैं। संघ को कैसा लगा होगा, संघ क्या करेगा इसका जवाब कैसे देगा? जेपी नड्डा ने जो कहा, आई मीन देखो क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस टाइम में तो ये लग रहा था कि भाई 350 पार अपने ही दम पे हो जाएगा, कुछ मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से आए हुए नहीं है लोग, है ना, चरण वंदना और मोदी स्तुति में सब लगे हुए थे, तो जोश जोश में कह दिया, ठीक है कह दिया। पर आपको मैं ये बता रहा हूं कि 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में पता चल गया कि संघ की कितनी जरूरत है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आज संघ अपना हाथ खींच लेगा तो ये जो तिगड़ी है, मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीनों के तीनों की घर वापसी हो जाएगी। एक हिमाचल प्रदेश, 2 गुजरात चले जाएंगे। तो ये संघ को जिस तरीके से ले रहे हैं हल्के में, मतलब संघ ने अपने खींच लिया ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी, तो बीजेपी कहां रहेगी आप मेरे को ये बताइए। पूरा तो बीजेपी को बांध के रखा है संघ ने, संघ हटा तो काम खत्म। पर मैं आपको फिर संजय जी कह रहा हूं, मेरा मानना यह है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होगी। 2-3 दिन आप रुकिए, नेक्स्ट 48 आवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतना कीमती समय देने के लिए, आभार आपका, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, जिनका दावा है कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, संघ नाराज है और संघ कुछ भी खेल कर सकता है। एक एक जानकारी राजनीति की समझनी है तो आप 4 PM देखते रहिए। रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई सरकार लोकतांत्रिक सरकार बने, कम से कम तानाशाह ना हो और सबकी बात सुने। आप सबका बहुत बहुत आभार, जो आप प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, वो मेरे दिल में रहता है, उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।